Hello everyone, my name is Shubham Pathak, Assistant Manager CNS in Airports Authority of India. See, काफ़ी दिनों से ना I am receiving a lot of calls and messages regarding the AI recruitment and about the AI. तो अभी कुछ दिन में AI का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज मुझे पर्सनल नंबर पर आ रही हैं, जिसके रिगार्डिंग मैं कईयों को बता चुका हूँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल for me to tell everybody individually. That's why I'm making this video. In this video I am going to give you the complete information about the AI, its recruitment and its initial salaries and all, जो कि most important part सभी का. See, तो AI जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, और इसमें E1 लेवल पर रिक्रूटमेंट होता है. दो डिपार्टमेंट जिनके बारे में मैं बात करूंगा वो एक है ATC और एक है CNS. मेनली इन्हीं दो डिपार्टमेंट्स में फिलहाल रिक्रूटमेंट चल रहा है. तो मैं सबसे पहले CNS में बात करूंगा. CNS में इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लोग हैं जो गेट के थ्रू लेते हैं, तो अभी गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट निकला था, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका DV जब होगा तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर के आप जाइए एंड इट विल बी वेरी इजीली डन. उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली चीज़ है नहीं. मेन चीज़ है आप जब ज्वाइन करेंगे तब क्या होगा. तो व्हेन योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन विद इन अ मंथ यू विल गेट योर ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग डेट वो आपके पास आ जाएगी. उसके बाद आप एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज्वाइन कर लेंगे. एयरपोर्ट अथॉरिटी में बॉन्ड होता है, वो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा. अभी आपका CTC जो है वो आई थिंक 12 के आसपास है. तो आपकी जो इनिशियल सैलरीज होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे. तो AI में आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए. देखिए, जो सबसे पहली चीज़ तो गवर्नमेंट जॉब है, तो मतलब ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सेकेंडली ये है कि आप क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है, जो आपने अपने पूरे ग्रेजुएशन पढ़ा है, उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है. किसी भी पब्लिक सेक्टर में आप जाएंगे, अगर आपकी वो ब्रांच है जिस ब्रांच से रिलेटेड आप जा रहे हैं, तो उसमें आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका तो मिलेगा ही. इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक इट. एंड फॉर दोज द यंग पीपल हु आर गोइंग टू जॉइन द डिपार्टमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी योर पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए आपका. ठीक है, सब लोग इस चीज़ पे ज़्यादा गौर करते हैं कि सैलरी कितनी मिल जाएगी, पैसा तो नहीं कटेगा, या पोस्टिंग्स कहाँ पे मिल जाएंगी. अभी आपका नौकरी ज्वाइन हुआ नहीं है, उससे पहले आप पोस्टिंग्स के बारे में विचार कर रहे हो, तो आपको आगे चल के ये पता चलेगा कि ये बहुत ही स्मॉल कंसीडरेशंस हैं. ऑल इंडिया जॉब है, तो आपको इस बात के लिए तो तैयार रहना चाहिए कि आपको नौकरी हमेशा ऑल इंडिया लेवल पर ही मिलेगी. कहीं भी मिल सकती है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है. लेकिन जो रूल्स हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ. तो सबसे पहले तो आपकी जो होम रीजन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ रीजन का हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो मेरा नॉर्थ रीजन है. तो आपके होम रीजन में आपको अगर इनिशियल पोस्टिंग मिल गई है या नहीं भी मिलती है, लेट्स सपोज आपको आपके होम रीजन में इनिशियल पोस्टिंग नहीं मिलती है, ठीक है, तो आपका आउट ऑफ रीजन शुरू होगा. और यहाँ पर पॉलिसी ये है कि आपको लगातार कॉन्टिन्यूसली 5 ईयर्स तक आउट ऑफ रीजन सर्व करना पड़ता है. तो वो आप अपना करोगे और उसके बाद जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपकी एक सीनियरिटी लिस्ट बनेगी. उस सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से आपको कुछ टाइम के बाद एक हार्ड स्टेशन को सर्व करना पड़ेगा. हार्ड स्टेशन को अनपॉपुलर पोस्टिंग भी कहते हैं, जो सबको करनी पड़ती है अपनी सीनियरिटी लेवल के हिसाब से. जैसे जैसे आप सीनियरिटी में ऊपर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके टेन्योर के चांस बनते चले जाएंगे. एक बात हो गई. तो इसमें आउट ऑफ रीजन का 5 साल आपको सर्व करना पड़ेगा. उसके बाद यू विल बी एलिजिबल टू गो इनटू योर होम रीजन. तो फॉर एग्जांपल मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था 2018 में, अक्टूबर 2018 में मैंने ज्वाइन किया. 6 महीने मेरी ट्रेनिंग हुई. ट्रेनिंग आपकी होगी CATC में, जो कि इलाहाबाद में है, ट्रेनिंग सेंटर फॉर सिविल एविएशन, राइट. सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज है जो कि इलाहाबाद में है, और वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी 6 महीने की. उसके बाद आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी अलग अलग स्टेशंस पे, अलग अलग एयरपोर्ट्स पे. सो द गुड पार्ट इज दैट यू विल बी पोस्टेड ऑन एयरपोर्ट्स ओनली, तो दैट विल बी अ गुड सिटी फॉर श्योर, राइट. जो बहुत ही रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे जब अगर कुछ एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे जब पोस्टिंग होती है तो उसे
अनपॉपुलर पोस्टिंग बोला जाता है। इनिशियली आपको इनिशियल पोस्टिंग अनपॉपुलर पोस्टिंग नहीं दी जाती, आपको एक जनरल पोस्टिंग दी जाती है, जो जनरल स्टेशन होते हैं, जो नॉर्मल एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे दी जाती है। तो जैसे मेरी पोस्टिंग इनिशियली औरंगाबाद में थी, महाराष्ट्र में। वहाँ पे मैंने लगभग 3.5 साल सर्व किया। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ, टेन्योर स्टेशन आया। प्रेजेंटली मैं इम्फाल एयरपोर्ट पे हूँ, जो मणिपुर में है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल एयरपोर्ट पे हूँ। और ये 1 साल का स्टेशन है, यानी 1 साल के लिए सर्व करना होता है। तो मेरा 3.5 ईयर्स औरंगाबाद में निकला, 1 ईयर यहाँ पे निकलता, तो मेरे 4.5 ईयर्स होते। लेकिन एक क्या है रूल कि 5 साल अगर आप सर्व कर लेते हो आउट ऑफ रीजन, तो आप होम रीजन में जाने के लिए एलिजिबल भी हो जाओगे। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, आपको दोबारा आउट ऑफ रीजन के लिए उतनी जल्दी नहीं आना पड़ेगा। आपको 8 साल, 9 साल, 10 साल, जब भी आपका नंबर आएगा या जब भी आपका लिस्ट में नाम आएगा, तब आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए इसको 2 साल के लिए वॉलंटियर कर दिया। वॉलंटियर करना एक ऑप्शन दिया जाता है ट्रांसफ़र सीजन में, कि आप अगर किसी स्टेशन को, जो हार्ड स्टेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल इम्फाल 1 साल का है और मैंने इसको वॉलंटियर कर दिया 2 टर्म के लिए, तो यानी मैं 2 साल यहाँ पे रहने के लिए वॉलंटरीली दे रहा हूँ कि हाँ मैं 2 साल रहूँगा। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि मेरे 5 साल भी पूरे हो जाएंगे, लगभग 5.5 साल। और मैं जब अपने होम रीजन में जाऊँगा तो मैं 8-10 साल आराम से वहाँ पे विदाउट एनी थिंकिंग ऑफ ट्रांसफर्स मैं वहाँ पे रह सकता हूँ। ये बात हो गई। तो ये इस तरीके से तो पोस्टिंग्स होती हैं। यहाँ पे आपको क्वार्टर्स की सुविधा अवेलेबल रहती ही है, लगभग हर स्टेशन पर क्वार्टर की सुविधा है, आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल जाएंगे। आपकी जो पोस्टिंग ज्वाइनिंग होगी वो होगी एज अ जेई, यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव। डोंट कंफ्यूज इट विद जूनियर इंजीनियर, इट्स अ जूनियर एग्जीक्यूटिव, इट्स अ हायर पोस्ट। तो जब आप एज अ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करोगे, आपका जो बेसिक सैलरी होता है वो 40,000 का बेसिक होता है। उसके लिए यू विल बी एलिजिबल फॉर 1 BHK रूम, 1 BHK क्वार्टर, राइट। इनिशियली यू विल बी एलिजिबल फॉर 1 BHK। तो उसके बाद जब आप वहाँ पे आपको नेवरदलेस मिल जाएगा। नहीं मिलता है इन केस कि मान लीजिए अगर वैकेंसी नहीं है, क्वार्टर अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको अगर नहीं मिल पाता है तो उसके लिए HRA मिलेगा। देन यू कैन टेक वेरी इजीली टेक आउटसाइड द एयरपोर्ट प्रीमाइसेस ऑल्सो, है ना। ये आपको एक चीज़ रहेगी। उसके बाद अभी जो लोगों का सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है कि जो सैलरी कितनी रहती है। देखो, सैलरी यहाँ पे बेसिक सिस्टम है, बेसिक पे रहेगा, यानी स्केल लेवल E1 लेवल पर आपकी पोस्टिंग होगी। E1 इज एट 40,000 बेसिक। तो 40,000 बेसिक पे आपको DA आप कैलकुलेट कर लीजिए, 39% लगभग DA है, 39.6 कुछ % DA है। DA कैलकुलेट कर लो, HRA कैलकुलेट कर लो। ये जब सारा आप कुछ कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी आपके पर्क्स आ जाते हैं, ठीक है। 35% के पर्क्स होते हैं, 35% ऑफ योर बेसिक। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी वो अराउंड 50s में आएगी, जिसमें आफ्टर इन हैंड सैलरी, आफ्टर कटिंग योर EPF कॉन्ट्रीब्यूशन एंड GLIS कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, वो सब काटने के बाद आपको जो सैलरी आएगी आफ्टर योर पोस्टिंग्स, वो आएगी आपकी लगभग 50,000-52,000 के आसपास। जब आप ट्रेनिंग के दौरान होंगे, आप जब 6 महीने की ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तब आपको HRA नहीं दिया जाएगा केवल, बाकी आपकी पूरी सैलरी जो है वो आपको दी जाती है। तो वो उतना चिंता का विषय है नहीं कि स्टाइपेंड मिलेगा या क्या मिलेगा, पूरी सैलरी आपको दी जाएगी। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो सबको परेशान करती है। एज फार एज कल्चर इज कंसर्न इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ फंटास्टिक कल्चर। आपको डिपार्टमेंट में इतना अच्छा लगेगा, आई पर्सनली फील कि दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू विल एंजॉय दैट वन थिंग, राइट। एंड आपको अपनी चीज़ों को करने के लिए सफिशिएंट फ्रीडम मिल जाती है कि आपको अगर कुछ काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है, सब आपको अपॉर्चुनिटी रहती है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है लाइफ में, इसमें बहुत कुछ आप सीखेंगे, ग्रो करेंगे। डिपार्टमेंट के बारे में सोचने की चीज़ है। अभी आप बहुत स्मॉल कंसिडरेशंस को अपने मन में रखते होंगे, बट लेट मी टेल यू, आफ्टर यू ज्वाइन द डिपार्टमेंट, आफ्टर यू ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, यू विल फील एंड रियलाइज देयर आर लॉट ऑफ मोर इशूज दैट यू हैव टू कंसर्न अबाउट। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या मिलेगी। बिलीव मी, आफ्टर if your financial conditions are not very bad, I'm using word very bad, right, then after 1 year of service or 2 year of service, their money won't matter to you,
because if you are getting 60-70,000 in your accounts, then you will be very happy. How you are going to spend that, कितना खर्च कर लोगे यार, है ना? तो वो एक टाइम के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल की नौकरी के बाद मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि आपको सफिशिएंटली गुड अमाउंट ऑफ मनी मिलता है जिसमें आप इजीली यू कैन लिव अ स्टैंडर्ड, वेरी स्टैंडर्ड लाइफ। एक ये बात हो गई, ठीक है। मेन चीज़ आती है कि आपकी ड्यूटीज़ किस तरीके से रहती हैं, क्या रहता है। तो देखो, शुरुआत में इनिशियली आप जिस भी एयरपोर्ट पे पोस्टेड होंगे, आपकी शिफ्ट ड्यूटी रहेगी, एंड शिफ्ट्स आर वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो। 6 घंटे की ड्यूटी होती है आपकी। अगर 24 आवर का स्टेशन है, यानी 24 घंटे अगर आपका एयरपोर्ट चलता है, तो उसमें आपकी 6 घंटे की ड्यूटी रहनी है। एक नाइट ड्यूटी होती है जो 12 घंटे की होती है, ठीक है। और वो 12 घंटे की ड्यूटी में आपके साथ 2 लोग रहेंगे, मतलब आप रहेंगे और आपके साथ कोई और व्यक्ति भी रहेगा। तो इन इफेक्टिवली यू हैव टू डू 6 hours ऑफ अ ड्यूटी इन अ डे, एंड फॉर दैट पर्पज यू हैव टू डू एंटायर 7 days a week, मीन्स यू हैव टू कंप्लीट 42 hours ऑफ वर्क इन अ वीक। 42 hours आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो 7 दिन के हिसाब से 6 घंटे की ड्यूटी से 7 दिन का वर्क हो गया। तो फॉर दैट पर्पज क्या अरेंजमेंट होता है स्टेशन पे? अरेंजमेंट ये होता है कि किसी एक दिन आप 12 घंटे की ड्यूटी कर लेते हैं, तो जिससे कि आपको एक दिन उसमें ऑफ मिल जाता है। तो आपके 42 hours भी कंप्लीट हो जाते हैं, आपको एक दिन ऑफ भी मिल जाता है। और एक दिन अगर आप डबल ड्यूटी कर भी लेते हैं तो कोई इट्स नॉट एन इशू। दूसरी एक जनरल ड्यूटी रहती है। जनरल ड्यूटी में आपके जो ड्यूटी टाइमिंग्स हैं वो 9:30 से 6 रहते हैं, जिसमें आपको मंडे टू फ्राइडे वर्क करना होता है और सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, आपको वीक ऑफ मिलता है। फिर आप मंडे से अपनी ड्यूटी करते हैं। सिर्फ 8.5 घंटे के हिसाब से 5 दिन में 42 घंटे हो जाते हैं। दैट इज़ हाउ AI वर्क्स। इट्स अ वेरी ब्रीफ, बहुत ही कम समय में मैंने इतना आपको बता दिया है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। एक और प्रोविज़न CNS में स्पेशली है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे यहाँ CNS में ना डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, यू विल गेट टू नो आफ्टर यू ज्वाइन। तो उन स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS, देयर इज अ डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट DME, DBOR, रडार एक्सेट्रा। तो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, और उन ट्रेनिंग्स का भी आपको वंस यू कंप्लीट दैट ट्रेनिंग, वो कंप्लीट करने के बाद आपको पर मंथ उसका अलाउंस, रेटिंग अलाउंस मिलता है। उसको रेटिंग अलाउंस कहते हैं। तो यू विल ऑल्सो गेट द रेटिंग अलाउंस, राइट। और वो यू कैन गेट, एंड इट इज एक्सक्लूडिंग दी सैलरी। सैलरी जो है वो मिलेगी, ये अलग से मिलेगा आपको। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते जाओगे, जैसे जैसे आप डिपार्टमेंट में ग्रो करोगे, आपको ट्रेनिंग्स मिलती चली जाएंगी, आप ट्रेनिंग करते चले जाओगे और आपको उसका पैसा मिलने लगेगा, जो कि अप टू 18,000, 18,300 तक जाता है मैक्सिमम। तो आप पर मंथ की रेटिंग भी लगभग 18,000 की ले सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो आपकी सैलरी, मान लो कि जब तक आप 18,000 की रेटिंग लोगे, आपकी सैलरी लगभग 80-90 हज़ार पहुँच चुकी होगी। एंड 80-90 हज़ार की सैलरी के ऊपर अगर आप 10,000 या 15,000 रुपये रेटिंग अलाउंस ले रहे हो, तो आपकी सैलरी 1 लाख को क्रॉस कर जाएगी। एंड इंडिया में आप कहीं भी रह लो यार, 1 लाख की तनख्वाह तो मतलब कहीं पे भी अच्छे से रहने के लिए सफिशिएंट है ना। तो इट्स ये कि आप इतना सोचिए मत, आराम से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करिए, पॉजिटिव आउटलुक से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके उसके आगे उसको बढ़ाने के बारे में विचार करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल हु आर ज्वाइनिंग टू द AI फैमिली। वेलकम यू ऑल, थैंक यू।